हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी की कड़ी में आपको हिंदी का अगर पिछला वीडियो हिंदी का हम सिलेबस समझाए हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कितने हिस्सों में बटा है, आप देख चुके होंगे। चलिए हम अब क्या करते हैं, एसएससी जीडी के हिसाब से हम आपको ले रहे हैं कारक। तो कारक आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे टॉपिक के पढ़ोगे तो आपको समास बनेगा, ध्यान रखें। तो कारक भी आपके लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है और समास भी बहुत अच्छा है। तो कारक बनेगा तो समास बनेगा, ध्यान रखें। इसलिए हम पहले क्या ले रहे हैं, कारक ले रहे हैं। चलिए अब कारक की बात करें तो आप कारक किसे कहोगे, हम परिभाषा की बात करते हैं ना। क्या किसकी बात कर लेते हैं, परिभाषा की। किसे बोलते हैं, चलिए बताएगा कोई, चलिए बताइए। परिभाषा हम बात करते हैं कारक संज्ञा या सर्वनाम का, किसका, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद, विशेषतः हम बात कर सकते हैं क्रिया का जो संबंध होता है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, कारक। जैसे बात करें, एक उदाहरण लेते एग्जाम्पल है, आप देख लेना, वहां स्क्रीन पर देख सकते हो परिभाषा। एग्जाम्पल की बात करें, एक लव ने कुत्ते को बाढ़ से मारा। चलिए क्या बोला है, परिभाषा क्या बोल रहा है, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद मुख्यतः किससे, क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद मुख्यतः क्रिया के साथ जो संबंध होगा उसे क्या बोलेंगे, हम कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारक। ध्यान रखें, जो आपका क्या हो गया, परिभाषा। अब हम उससे एग्जाम्पल के बाद हम समझते हैं किसे बोलते हैं। अब देखो, एकलव क्या है, संज्ञा है। कुत्ता भी क्या है, संज्ञा है। बाण भी क्या है, संज्ञा है। मारना या मारा क्या है, क्रिया है। अभी आप सुने होंगे परिभाषा में, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के साथ या विशेषतः क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम बोलते हैं कारक। तो क्रिया क्या है, मारना। इस क्रिया का संबंध किससे है, संज्ञा से। बाण भी संज्ञा, कुत्ते भी संज्ञा और एकलव भी संज्ञा है। इसी को बोलते हैं कारक की परिभाषा, या हम बोल सकते हैं कारक। ठीक है, संज्ञा का अन्य पदों के साथ, मतलब मुख्यतः क्रिया के साथ जो संबंध होगा हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अब संज्ञा की बात आई है तो सर आप बता पाओगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे बोलते हैं। हाँ थोड़ा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए संज्ञा आया है, क्या आया है, सर्वनाम। अब संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, आपको पता नहीं तो कारक में तो भाई परिभाषा बोल रहा, संज्ञा क्या होता है नहीं पता, बताइए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। क्या होता है, नाम। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, सर्व मतलब होता है सभी या सब, और नाम मतलब क्या होता है, नाम होता है। चलिए देखते हैं, हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, फिर से बताएं जरा। चलिए बताओ, मैं बता दे रहा हूं क्या कहते हैं। वह शब्द जो किसी स्थान, जाति, भाव या व्यक्ति के नाम का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, समझ में बात आया। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या होता है, नाम। अब हम बात करें, संज्ञा के दो अनुसार भेद होते हैं। एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो व्युत्पत्ति की बात करें तो कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन, रूढ़, फिर यौगिक, फिर होता है योग रूढ़। चलिए हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं डिटेल से, हम आपको सिर्फ संज्ञा आया है इसलिए बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। नहीं पता तो अच्छे पढ़ लेना, ध्यान रखना। पहले क्या होता है, व्यक्तिवाचक, फिर भाववाचक, फिर जातिवाचक, फिर समूहवाचक, फिर होता है द्रव्यवाचक। तो आप कह सकते हो संज्ञा को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर क्या है, अर्थ के आधार पर। तो व्युत्पत्ति की बात करें 3 हिस्सों में बटा है, पहला रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर अर्थ के आधार पर बात करें तो संज्ञा बटा है 5 में, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ध्यान रखने आज भी करना है, आगे आपको पढ़ाएंगे संज्ञा के बारे में। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम सर्वनाम क्या दिया है, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है, सब नाम। इसकी परिभाषा की बात करें, सर्व का मतलब होता है सब और नाम मतलब होता है नाम। चलिए
सर्वनाम होता है, परिभाषा की बात करें, सब नाम के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं। सब मतलब क्या होता है? सभी। नाम मतलब होता है संज्ञा। सब संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या सब नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और इनकी भेद की बात करें, इसके कितने भेद होते हैं, कोई बताएगा? चलिए, इसके होते हैं 6। कोई बताएगा? बताइए जरा, 6 के 6 भेद। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक, फिर अगला निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर निजवाचक, फिर अगला होता है प्रश्नवाचक। चलिए, अब आप देख सकते हैं आपके पास हम थोड़ा सा डिटेल बता चुके। संज्ञा नाम आया था और सर्वनाम, इसलिए अब संज्ञा के बारे में बता दिए। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है। और सर्वनाम की परिभाषा बता दिए और सर्वनाम के बता दिए हम भेद। तो आप क्या करना है, इन्हें अच्छे से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना है। कोई दिक्कत हो तो आपको इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद होते हैं? 8। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। तो हमें 8 के 8 भेद पढ़ना है और इन कारक की पहचान कारक चिन्हों के आधार पर किया जाता है ना। आगे पढ़ेंगे हम, कारक की परिभाषा पढ़ेंगे और कारक उदाहरण पढ़ेंगे। आज पढ़ते हम देख रहे हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कारक कौन सा है? चलिए वहां पर देख लें, इसके पर बोलते चल रहा हूं। आपके पास 8 कारक हिंदी में है भेद, जिनको आप पहचान करोगे कारक चिन्ह के आधार पर। पहला कारक कौन सा है? कर्ता, जिसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने, यहां बोलूंगा मैं, कारक का नाम रहेगा, यहां रहेगा चिन्ह। ठीक है, मैं यहां बोलूंगा या समझना। पहला क्रमांक है किसका? कर्ता ने। अगला कर्म को, करण से, के द्वारा। अगला है संप्रदान को, के लिए। अगला है अपादान से। फिर क्या है? संबंध का, की, के, रा, री। अगला है अधिकरण, अधिकरण आता है मैं और पर आता है। और अगला है लास्ट वाला संबोधन, संबोधन में आता है हे, अरे, भो, ओ, ए। तो आप क्या करना है, कारक का नाम पता होनी चाहिए और उसका कारक का चिन्ह। हम आपको 8 कारक दिखा चुके हैं, अब मैं बोल भी चुका हूं, आप वहां देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको 8 के 8 कारक बननी चाहिए और चिन्ह भी बननी चाहिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा पहचानने में। हम अब देखते हैं उदाहरण सहित उनके बारे में, है ना। अब पहला पॉइंट क्या था? कर्ता, सिंबल क्या है? ने। अब उदाहरण कर्ता किसे बोलते हैं, परिभाषा की बात करें। कर्ता मतलब क्या होता है? मतलब कर्ता मतलब होता है जो क्रिया करे, जो क्रिया करे क्या कहलाता है? कर्ता। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं? राम ने बच्चों को पीटा। क्या? राम ने बच्चों को पीटा। बताइए, देखो कर्ता है, इसकी जानकारी कौन देगा? चिन्ह देगा, अपने पास ने है। चलिए, और को भी तो है, ध्यान रखें। ठीक है, तो आप क्या करना, आप कह सकते हो राम ने बच्चों को पीटा। तो पीटना एक क्रिया है, क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या है? कर्ता है। जो क्रिया करेगा कर्ता कहलाएगा। ध्यान रखें, कर्ता ने, कर्ता कारक है, ने पर सिंबल है पहचानने का। और परिभाषा की बात करें, जो क्रिया करता है कर्ता कहलाता है। पहला उदाहरण क्या था? राम ने बच्चों को पीटा। अगला वहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, अगला लिखा है नरेश ने खाना खाया। है कि नहीं बताइए? खाना खाना क्रिया है, कौन कर रहा? नरेश कर रहा है। अगला है विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। अगला है नरेश मांस खाता है? हाँ, तो आप कर्ता की परिभाषा जान चुके, सिंबल क्या होता है और उदाहरण देख चुके हो। अगला लेते हैं हम, क्या लेते हैं? कर्ता ने। अगला है कर्म। कर्म की बात करें, किसे बोलोगे? जो क्रिया कर दिया कर्ता, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। तो राम ने क्रिया किया पीटने का, किस पर प्रभाव पड़ा भाई? बच्चे पर, बच्चों को, है ना। तो यहां पर बच्चों क्या आएगा? कर्म आएगा। जो क्रिया करेगा तो कर्ता कहलाएगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े कहलाता है कर्म। अब बात आती है 3 नंबर की, क्या है? करण। तो करण की बात करें, करण किसे कहते हैं? जिस
व्यक्ति ने क्रिया किया है, जिस व्यक्ति ने क्रिया किया है और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है, जिस माध्यम से क्रिया किया है, उसे बोलते हम क्या बोलते हैं? करण बोलते। जैसे उदाहरण लेते हैं अगला हम कर्म का उदाहरण लिखना है। चलिए कर्म का उदाहरण देखिए आप लोग। गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल ने राधा को बुलाया। अगला है रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, ठीक है। मां ने बच्चों को खाना खिलाया। अगला है मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया, ठीक है। आप उदाहरण हो चुके हैं, कर्म हो चुका। अगला लेते हैं करण। करण मतलब क्या होता है? जिस साधन से क्रिया किया जाए। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, क्या? बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा, खेलना क्रिया है, किससे खेल रहे हैं? गाड़ी से। तो साधन क्या है खेलने का? गाड़ी है, तो गाड़ी कहलाएगा क्या? करण। जिस साधन से क्रिया किया जाए क्या कहलाता है? करण। और उदाहरण लिखिएगा, पत्र को कलम से लिखा गया। कलम क्या है? साधन है भाई। अगला क्या? श्याम ने राम को चाकू से मारा, तो चाकू क्या होगा? करण होगा। अगला लिखो, अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। पुस्तक क्या है? ज्ञान लेने का एक क्या है? साधन है, इसलिए पुस्तक कहलाएगा साधन। और वहां होगा कौन सा कारक? करण कारक होगा। अगला लेता पॉइंट क्या है? संप्रदान। और संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रदान करना, या कह सकते हैं उपहार। जहां पर उपहार या कुछ देने की बात आए तो कौन सा कारक होगा? हमेशा संप्रदान, ठीक है। सिंबल आप जान चुके हैं, देख चुके हो, याद रखना। चलिए, संप्रदान मतलब होता है प्रदान या उपहार। जहां पर कुछ देने की बात हो वहां कौन होगा? संप्रदान। अब हम उदाहरण के बाद हम समझते हैं। चलिए, मां ने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। भाई देना या प्रदान करना? हाँ, देने की बात हो, किस देने की बात हो या प्रदान करने की बात हो। प्रदान मतलब होता है किसी को देना, और देने की बात हो या प्रदान करने की बात, या कुछ उपहार दिया जाए तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान। चलिए, मां ने अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई, पहला उदाहरण। अगला है विकास ने तुषार को गाड़ी दी, वहां देखते चलना। अगला है रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ना अगला। अब अगला पॉइंट है कि 5 नंबर कौन सा है? अपादान। अपादान, अपादान की परिभाषा की बात करें तो अपादान मतलब होता है जहां हमें अलगाव की स्थिति प्रकट हो या अलगाव के बारे में पता चले, उसे हम बोलते हैं अपादान कारक। जहां हमें अलगाव के बारे में पता चले उसे हम क्या बोलते हैं? अपादान कारक बोलते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अपादान की उदाहरण के बारे में। चलिए देखो अपादान के बारे में। सुरेश छत से गिर गया। भाई सुरेश छत पर था, अचानक गिर गया, तो छत से अलग हो गया ना, अलगा हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। सुरेश छत से गिर गया। अगला है सांप बिल से बाहर निकला, ठीक है। आसमान से बिजली गिरती है। भाई गिरती है मतलब अलग हो रही है। अगला पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। हाँ डिस्टेंस है, जहां डिस्टेंस की बात हो वहां या अलगाव की बात हो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगला बिंदु रहेगा छठवां, कौन सा रहेगा? अपादान के बाद कौन आता है? संप्रदान। अपादान और फिर रहेगा संबंध। जहां दो पदों के बीच में संबंध के बारे में बता जाए, ठीक है, वहां क्या होता है? संबंध कारक। जैसे चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। चलो देखते हैं। वह राम का बेटा है। भाई राम और बेटा में संबंध है कि नहीं? तो हाँ ऑप्शन उदाहरण चल रहा है। वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है, यह सुशील की किताब है, यह नरेश का भाई है, इत्यादि उदाहरण है आपके संबंध कारक के। अब अगला रहेगा अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में और क्या होता है? पर होता है। बताइए अधिकरण में, अधिकरण मतलब क्या होता है? चलिए, अधिकरण मतलब होता है जिससे हमें क्रिया के स्थान, समय व अवसर का पता चले। हाँ जैसे कोई क्रिया कब हुई है, किस समय हुई है, कहां पर हुई है, किस अवसर पर हुई, इसकी जानकारी कौन देता है? अधिकरण देता है। और हम इसकी जानकारी और आगे देख लेंगे बाद में, चलिए ना। अधिकरण देता है। उदाहरण देखते हैं। अधिकरण का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आश्रय। क्या होता है? आश्रय। या हम अधिकरण में भीतर, बाहर, ऊपर जैसे शब्द आ जाए तो भी कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। उदाहरण देखते हैं जरा। चलिए
वह पहाड़ के बीच में है। ठीक है, आया है, मैं आया कि नहीं आया, ठीक है, वह पहाड़ों के बीच में है। अगला, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, फ्रिज में आम रखा है। ठीक है, इतना उदाहरण आपके लिए बहुत काफी है, आप और उदाहरण बना सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का कौन है? संबोधन। इसमें क्या लगता है? जो चिन्ह कहलाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब भी हम इन ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें संबोधन वाले, तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जरूर करें। चलिए, विस्मयादि बोधक क्या होता है? जब किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए उसे क्या बोलते हैं? संबोधक कारक बोलते हैं, या वहां संबोधक कारक होता है। चलिए, जैसे बोलता हूं मैं, हे राम, वहां देख चलना कैसे लिखा है, हे राम बहुत बुरा हुआ। ठीक है, इस चिन्ह का सही प्रयोग करना है पढ़ते समय, हे राम बहुत बुरा हुआ। अगला, अरे भाई तुम बहुत दिनों में आए, अरे भाई तुम बहुत दिनों में आए। ठीक है, अगला, अरे बच्चों शोर मत करो। ठीक है, अरे यह कितना बड़ा हो गया, अरे यह कितना बड़ा हो गया। ठीक है, हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का सही प्रयोग करना, थोड़ा सा उसका शब्दों के हिसाब से या वाक्य के हिसाब से आपको थोड़ा सा फेस या माइंड को रिप्रेजेंट करना है, जिससे आपको लगे कि हाँ सही शब्द का प्रयोग कर रहे हो, या कह सकते हो जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, हे ईश्वर इन नादानों की रक्षा करो। तो आप इस प्रकार संपूर्ण कारक देख चुके हो, और इस कारक में आपका करना है 8 कारक होते हैं हिंदी में, जिनकी पहचान कारक चिन्हों के आधार पर किया जाता है। हम उनका परिभाषा बता चुके हैं, और साथ में क्या बताए हैं? उदाहरण सहित। सर एक आध उदाहरण रह गया है, कुछ छूट गया है, देख लें। चलो, हाँ, संप्रदान की परिभाषा। संप्रदान मतलब क्या होता है? प्रदान या उपहार देने की बात हो, या देने की बात हो, या प्रदान करने की बात हो, वहाँ कौन होता है? संप्रदान। या कह सकते हैं जिस शब्द से हमें या जिस कारक से हमें क्या पता चले, क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध हो, या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, जहाँ पर क्रिया के उद्देश्य का बोध हो, या जिसके लिए क्रिया की गई हो, या जिससे कुछ प्रदान किया जाए, वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। चलिए, आप देख चुके हैं, एक नाम समझ लेना, और दिक्कत हो तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, और हम अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।